MDH. नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया। यहां तक कि उन्होंने इशारों में योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी तक कह दिया। योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर उनको ऐतराज है। उन्होंने सीधा सीधा भगवा पर प्रहार किया। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन्होंने भगवा पर किया प्रहार, उन्हें मस्जिद से निकलने वाले फतवे हैं स्वीकार। और यह महाराष्ट्र के चुनावों की आज सबसे बड़ी खबर है। देखिए, महाराष्ट्र चुनावों में हो क्या रहा है। मस्जिदों से लगातार मस्जिदों में बैठकें हो रही हैं। मस्जिदों के अंदर बैठकें हो रही हैं, चुनावी बैठकें हो रही हैं। वहां कैंडिडेट्स को बुला करके बताया जा रहा है और कैंडिडेट्स के बारे में उनको वोट देने की अपीलें की जा रही हैं। मुल्ला मौलवी लगातार फतवे जारी कर रहे हैं। मुस्लिम उलेमा बोर्ड जो है वो अपनी फेरिस्त लेकर के एमबीए के पास गया, 17 अपनी मांगे रख दी। और जो खबरें आ रही हैं वो ये कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से उन सभी जो मांगे हैं उनको लगभग स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से वोट जिहाद चल रहा है। ये वोट जिहाद क्या, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोकसभा चुनाव में इसका जिक्र हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कम से कम 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ था। और अब एक बार फिर से वोट जिहाद के संकेत मिल रहे हैं। वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद यह है कि जब मस्जिदों से या मौलाना फतवे जारी करते हैं, उलेमा बोर्ड आता है, वो कहता है कि हमारी ये मांगे स्वीकार कर लो और उसके बाद हमारे सारे वोट, मुस्लिम वोट, हम एक तरफा तुमको दिलवाएंगे। और वोट जिहाद ये होता है कि जो भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में है उसको हराना है। ये वोट जिहाद होता है। आज इस वोट जिहाद को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है। लेकिन इस बीच दो बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आई हैं और आज दो टूक में उन खबरों पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और देश को, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश को उन खबरों को जानना बहुत जरूरी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस का नाम आपने सुना होगा। देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है ये। टिस की एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट यह कहती है कि कई राजनीतिक पार्टियां, महाराष्ट्र की कई राजनीतिक पार्टियां घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ वोट जिहाद है और इस वोट जिहाद में बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो भी वोट बैंक बनकर के शामिल हो चुके हैं। यह अपने आप में कितनी खतरनाक खबर है कि एक देश के, भारत के एक राज्य के चुनाव को सीधा सीधा अवैध घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठी प्रभावित कर रहे हैं। वो वोट बैंक बन करके वोट जिहाद कर रहे हैं। और दूसरी खबर आज ये आई है कि मालेगांव का आपने नाम सुना होगा। यह भी वोट जिहाद का एक बड़ा सेंटर लोकसभा चुनाव में बताया गया। ये वही मालेगांव है जहां पर 1,94,000 वोट सीधा एनडीए के खिलाफ पड़े, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पक्ष में पड़े 1,94,000 वोट। और 5 विधानसभाओं में आगे रहने के बावजूद एनडीए का उम्मीदवार जो 1,90,000 वोट से 5 विधानसभाओं में आगे चल रहा था, वो 4,000 वोट से चुनाव हार जाता है, क्योंकि मालेगांव में एक तरफा पोलिंग हुई 1,94,000। इसी मालेगांव के बारे में आज ये खबर आई है कि मालेगांव में 125 करोड़ रुपए
हवाला का ट्रांजैक्शन हुआ है और कुछ बेरोजगार मुस्लिम युवाओं के खाते में चुनाव की घोषणा होते ही 125 करोड़ रुपए पहुंचा है। सोचिए, जहां वोट जिहाद है वहां पर अवैध रूप से हवाला का पैसा भी आ रहा है। आप समझ सकते हैं यह चुनाव किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अब ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि वोट जिहाद के विरुद्ध वोट का धर्म युद्ध करेंगे। अब ये वोट का धर्म युद्ध क्या है, बीजेपी जिसको कह रही है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी अगर वोट जिहाद कर रहे हैं, यानी मुस्लिम वोटों के लिए एक तरफा जो है वो उलेमा बोर्ड के आगे घुटने टेक रहे हैं, उनकी मांगे मान रहे हैं, वोट जिहाद कर रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, या फिर वोट जिहाद के विरुद्ध यह धर्म युद्ध है? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको कुछ सुनना चाहिए कि किस तरह की वोट जिहाद के आपको कुछ सबूत भी देखने चाहिए, मौलानाओं के फतवे भी सुनने चाहिए, और उसके विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज इस मुल्क में खासतौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से 80 सीटों से लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जो भी इन महायुति के साथ है, जो भी मुसलमान, तो जाहिर बात है कि वो इनके वफादार है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं है। क्योंकि शिंदे सरकार और महायुति नबी के गुस्ताखों के साथ खड़ी है। अगर आप भी नबी के गुस्ताखों में शामिल होना चाहते हैं तो शिंदे, अजीत पवार और महायुति और फडणवीस के साथ हो जाइए और मोहम्मद की गुलामी और मोहम्मद की वफादारी से निकल जाइए। हम आपका भी विरोध करते हैं। अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं, उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबका का। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं।
तो वोट जिहाद और दूसरी तरफ वोट का धर्म युद्ध, दो टूक में आज इसी पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दो। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता, शिवसेना उद्धव ठाकरे उबाटा के जो हैं नेता हैं, और मेरे साथ दिव्यांश काला हैं, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। ये अब तक हम ये सुन रहे थे कि भाई वोट जिहाद, तो अब आप वोट का धर्म युद्ध ले आए। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसा नहीं है कि वो वोट जिहाद के नाम पर मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, तो आप जो है वोटों का धर्म युद्ध करके हिंदुओं को जो है पोलराइज कर रहे हैं, तो बात क्या बराबर हो जाती है? बिल्कुल नहीं अशोक जी। धर्म युद्ध ये है कि धर्म के लिए युद्ध करना। धर्म क्या है? धर्म है राष्ट्र की सेवा, धर्म है राष्ट्र की जनता की सेवा, धर्म है राष्ट्र के नागरिकों की सेवा। और प्रधानमंत्री जी स्वयं को राष्ट्र के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कृपा करके धर्म और पंथ के अंतर को, आप अशोक जी विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म और पंथ के अंतर को आप जानते हैं। धर्म जो है वो सबके लिए, न्याय के लिए प्रतिबद्ध होता है, और जो पंथ है, पंथ अन्याय का कारक भी होता है। अभी एक मौलवी जो है, आपके ही जो आपने जो स्टोरी दिखाई उसमें कह रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है, क्योंकि वो जो है वो गुस्ताखे नबी के साथ खड़े हैं। अगर ये आधार है, मान लीजिए कोई हिंदू नेता कहे, हिंदू संत कहे, हिंदू धर्म ज्ञाता कहे कि चूंकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सपा, लद भद जद, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये पार्टियां रामद्रोहियों के साथ खड़ी है, राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ खड़ी है, तो रामद्रोही है। शिवद्रोहियों के साथ खड़ी है, क्योंकि काशी विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब की विचारधारा के साथ खड़ी। ये कृष्णद्रोही है, क्योंकि ये कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब की औलादों के साथ खड़ी है। तो ये न्यायोचित होगा क्या? इसको सांप्रदायिक कहेंगे कि सेकुलर कहेंगे? अगर इस तरह का बयान किसी हिंदू संत की ओर से आए और वो कहे कि राम मंदिर का विरोध करने वाले बाबरीवादी राहुल गांधी जो है ये हिंदू द्रोही है, तो ये ठीक होगा क्या? अखिलेश यादव ने चूंकि राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उसके पिता ने, इसलिए अखिलेश यादव रामद्रोही है। क्योंकि प्रभु राम के परम भक्त हनुमान है, इसलिए हनुमान द्रोही है, इसलिए सनातन द्रोही है, इसलिए इसको वोट देना जो है पाप होगा, राम से द्रोह होगा। इस तरह की बातें की जानी चाहिए क्या? अगर ये बातें नहीं की जानी चाहिए तो उस मौलाना ने जो सचिन अहीर की उपस्थिति में बात की, तो सचिन अहीर ने उसको वहां रोका क्यों नहीं? बाला साहब ठाकरे की आत्मा जहां कहीं होगी, उद्धव ठाकरे की वैचारिक सुन्नत को देखकर उनको इस बात पर दुख हो रहा होगा कि मेरी संतान कैसी पैदा हो गई मेरे घर में, ऐसा कुलद्रोही कैसे पैदा हो गया। इस कुलद्रोही ने बाला साहब ठाकरे के सारे पुण्यों को जो है वो विसर्जित कर दिया। ये बाला साहब ठाकरे को आज लग रहा होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज उद्धव ठाकरे की जुबान से कहीं जो है उनकी महाविकास आघाड़ी के मंच पर हिंदू हृदय सम्राट नहीं निकलता है। आप समझ सकते हैं वैचारिक गद्दारी की पराकाष्ठा? आप समझ सकते हैं किसी पिता का, ऐसे यशस्वी पिता का पुत्र कितना निकृष्ट और निकम्मा हो सकता है? मैं सुनिए, मैं उद्धव ठाकरे पर भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले ये समझना चाह रहा हूं कि पहले बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र चुनाव में आया, फिर एक है तो सेफ रहेंगे, हाँ ये आया, और अब जो है ये वोट का धर्म युद्ध, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा क्रम क्या है, क्या इसके मायने क्या है? देखिए अशोक जी, लोकतांत्रिक चुनाव तो धर्म युद्ध ही होता है। धर्म क्या है? धर्म यह है कि जब आप जो है एक जनसेवक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो समग्र जनता की सेवा करना आपका धर्म है। इसलिए चुनाव धर्म युद्ध की दृष्टि से लड़ा जाए। धर्म क्या है? सबको न्याय उपलब्ध कराना, सबकी सेवा के लिए संकल्पित होना, सब पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए संकल्पबद्ध होना, एक एक नागरिक की समस्या के समाधान के लिए संकल्पबद्ध होना, और यही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये धर्म है। और इसी धर्म युद्ध की बात आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। लेकिन ये बाबरीवादी जो है, ये जो अफजलवादी हैं,
ये जो टाइगर मेमन के समर्थक हैं, ये जो जिहाद की बातें कर रहे हैं, वो इस देश से द्रोह करने वाली बात है। इस देश के नागरिकों की हत्या करने वालों के साथ खड़े हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं जो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं वो देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, जो अफजल और जो है टाइगर मेमन के समर्थक हैं। तहसीन पूनावाला, ये जो हालांकि ये बात जो है थोड़ी चुभने वाली लग सकती है जो प्रेम शुक्ला जी ने कही कि भाई जो लोग टाइगर मेमन के समर्थक हैं, लेकिन मैं देख रहा था ये जो उलेमा बोर्ड की जो मांगे हैं, 17 मांगे, बड़ी दिलचस्प मांगे हैं। इसमें बाकी सब तो है, वो ये कह रहे हैं 2012 से लेकर 2014 तक जो मुस्लिम आरोपी जेलों में बंद हैं उनके हिसाब से वो निर्दोष हैं। उन्होंने निर्दोष शब्द लिखा, लेकिन निर्दोष क्या है वो उलेमा बोर्ड नहीं तय करेगा और वो पॉलिटिकल पार्टियां तय नहीं करेंगी। तो उसमें यह भी लिखा है कि 2012 से 2024 तक जिन मुस्लिम्स को गिरफ्तार किया गया, निर्दोष युवाओं को, उनको रिहा करेंगे। अब ये जो 2012 में जब याद आता है तो 2012 वही है जब मुंबई में दंगे हुए थे और उसके बाद मुंबई में क्या क्या नहीं हुआ था, वो सब चीज़ें याद हैं। अब उसके निर्दोषों को, सो कॉल निर्दोषों को रिहा करना और साथ साथ वोट जिहाद की बात करना, ये क्या पूरा पोलराइजेशन नहीं है, वोट जिहाद नहीं है? नमस्कार अशोक जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन उसके पहले एक बात आपके माध्यम से क्लैरिफाई कर दूं आपके दर्शकों को। वो जो टिस रिपोर्ट की आप बात करिए, टिस की रिपोर्ट नहीं है। वो बात बिल्कुल सही है कि वो टिस के प्रो वाइस चांसलर और उनके साथ दूसरे एक प्रोफेसर मॉन्डल ने रिपोर्ट पेश की जब जेएनयू के प्रोफेसर और वाइस चांसलर वहां पे कार्यक्रम में थे। लेकिन टिस के जितने भी प्रोफेसर है उन्होंने कहा ये टिस की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं। वाइस चांसलर ने खुद पे एक रिपोर्ट बनाई, हाँ उसने टिस के कार्यक्रम में उसको रिलीज किया। तो ये एक तो टिस की रिपोर्ट नहीं। दूसरी चीज, ये रिपोर्ट में उसने 3000 कहा, उसने 3000 माइग्रेंट्स को सैंपल किया, लेकिन जो 300 के बारे में बात की, लेकिन उसने कोई सबूत दिया नहीं, अब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। तीसरी चीज मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जो इलीगल माइग्रेंट है वो इस टिस के प्रोफेसर को मिलकर बताएगा कि वो इलीगल माइग्रेंट है और वो वोट कर रहा है चुनाव में, वो भी चुनाव के एक हफ्ते पहले। तो ये कैसे हो सकता है? चौथी चीज, अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तो माननीय अमित शाह जी क्यों दूरदर्शन पे आके देश से माफी मांगते, आपसे माफी मांगते, रेजिग्नेशन लेटर दूरदर्शन पे देकर चले नहीं जाते? देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कौन है कि अगर लोग इलीगली बांग्लादेश और रोहिंग्या से थे? क्योंकि मैं किरण रिजिजू जी को कोट कर रहा हूं। किरण रिजिजू ने 2018 में पार्लियामेंट में कहा कि 80% जो रोहिंग्या इलीगली भारत में है वो 2015 के बाद है। मैं किरण रिजिजू को कोट कर रहा हूं। तो 2015 के बाद मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, इनके बाद 80% रोहिंग्या आते, फिर ऐसी रिपोर्ट बनती। तो रेजिग्नेशन दे, अशोक जी से हाथ जोड़ के माफी मांगे, कहे देश से गलती, क्योंकि ये तो उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे। कोई बाहर से आके वोट कर रहा है तो इनका फेलियर है और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठने चाहिए। अब आते हैं उलेमा बोर्ड। एक मिनट मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। जो आपने कहा उस पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, फिर आप उलेमाओं पर आए। जो आपने कहा उसका जवाब तो मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन आपने जो कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याज जो हैं, छोड़ दीजिए सरकारी डेटा क्या है, सरकारें कैसे काम करती है, सरकार का सिस्टम कैसे काम करता है, वो सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे चले जाएंगे ना, तहसीन जी आप भी बड़े एक्टिव हैं, आपने देखा होगा खुलेआम इस तरह के 50 वीडियो हैं कि कलकत्ता के अंदर झाड़ू लगाने वाला, मुंबई के अंदर जो है भेलपूरी बेचने वाला, वो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं फलाना साल में जो है आया था बांग्लादेश से और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि घुसपैठी है। और मेरे पास एक और रिपोर्ट है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये रिपोर्ट जो है ये 14 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट है और लोकसभा चुनाव के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोट किया है। लोकसभा चुनाव के अंदर मुंबई के अंदर 4 बांग्लादेशी मुंबई से अरेस्ट, फर्जी कागजों से लोकसभा में वोट भी किया। ठीक है, अब ये जो चीज है ये ठीक है, मैं इस पर फिर कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी से सवाल बनता है। लेकिन मेरे पास एक दूसरी रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है ओवर 180 एनजीओज वर्क टू एनरोल मुस्लिम वोटर्स। 180 मुस्लिम संगठन जो हैं, एनजीओ जो हैं, वो मुसलमानों के वोट बनवाने के लिए दिन रात लगे रहे और ये जिनके वोट बनवाए उनमें बड़े सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं और यही संगठन जो हैं उसके बाद फतवा जारी करते हैं कि वोट किसके लिए करना है? वोट करना है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए।
जो सवाल बीजेपी से बनते हैं, ये घुसे कैसे, वो सवाल बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। लेकिन इनका वोट किसने बनवाया, इनके फर्जी दस्तावेज किसने बनवाए, और आज इनको वोट बैंक के रूप में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ना। ये सारे सवाल तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से पूछे जाने चाहिए। 100% अशोक जी, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप ये सवाल पूछ रहे। मान लेते 10 साल में बांग्लादेश है, चलो अमित शाह जी तो फेल है ही, फेलियर तो है ही गृह मंत्री के रूप में, तो ये मैं तो मानता हूं, हर रोज आपके शो पे आके कहता हूं, तो वो तो चलो फेल हो गए। अब ये लोग आते हैं महाराष्ट्र में, बांग्लादेश से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई के अंदर आए। 10 साल से इनकी सरकार है, 2 साल उद्धव ठाकरे जी का छोड़ दीजिए, उसमें भी कोविड था। 10 साल में इनकी सरकार है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को फेक दस्तावेज पे आईडी बना दिया। अब किससे सवाल पूछे? मैं तो आपके शो पे रोज कहता हूं इलेक्शन कमीशन में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूं, अशोक जी कहते तहसीन आपको संस्थाओं पे भरोसा नहीं, आज कौन अशोक जी मेरी बात पे एंडोर्स करे कि सारे संस्थाओं से सवाल पूछो। सर सुनिए, मैं चुनाव आयोग से भी सवाल पूछूंगा, सुनिए, और जो आप कह रहे हैं वो सारे सवाल अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कुछ नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? मैं सुनिए ना एक मिनट, लीगली जो है ठीक है, उनकी सरकार है, उनकी सरकार में नहीं निकले, लेकिन अगर उनकी सरकार रहते आ गए तो क्या महाराष्ट्र, तो क्या कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, क्या उनके फर्जी दस्तावेज बना के उनको वोटर बनाएंगे, कि उनके पास अगर कोई आएगा तो उसको जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठी है, रोहिंग्या घुसपैठी है, इसको निकालने के लिए सरकार कार्रवाई करे, कि मैं उसको अपना वोट बैंक बना लूंगा? ये नैतिकता का सवाल तो है कि नहीं है? मैं इसका जवाब भी दे देता हूं। अच्छा, आप ये सारे टफ सवाल पूछ रहे हैं। आधार को चैलेंज करने वाला मैं कई लोगों में से मैं था, इनफैक्ट सिर्फ मैं ही आधार का केस सर, मैं आपकी पर्सनली, सुनिए, मैं आपकी पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। आप आधार को चैलेंज करें, उसको करें, वो बिल्कुल एक डिफरेंट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं सारे सिस्टम, नहीं मेरी एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूं सारे सिस्टम जिन पर आप सवाल उठाते हैं वो सारे सिस्टम गलत हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं, उन सारे सिस्टम में फ्लॉज हो सकते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं आप जो इशू उठाते हैं बड़ा ठोक। मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपको नहीं है। आपके पास कोई बांग्लादेशी आएगा तो आप जरूर जो है उसको रिपोर्ट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, ट्विटर पे लिखेंगे और कहेंगे बांग्लादेशी है, इसको निकालना चाहिए। मैं सवाल यहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं कि अगर कोई घुसपैठी आ गया तो उसको वोटर बना लिया कि उसको वोट जिहाद में हमारे लिए वोट कर देगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब ये तो आप सोचिए कि चलिए नाना पटोले जी, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी गलत है, चलो ये मानते चलते। ये लोग अगर सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे, पानी पूरी बेचकर या जो भी अपना काम करते, कि हम इलीगल है, हम इलीगली आए मुल्क के अंदर और हमने फेक डॉक्यूमेंट बनाए, तो पुलिस क्या कर रही? वो 4 या 5 लोगों को अरेस्ट करने का सवाब मुंबई पुलिस ने किया क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जितना ये देश के सारे संस्थाओं पे बीजेपी आरएसएस के लोगों ने हमला किया है और सारी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की, इसलिए कह रहा हूं केंद्र से लेकर राज्य सरकार में इन सब बीजेपी को हटाना होगा। और मैं एक चीज आपके बात प्रेडिक्ट कर रहा हूं, महाराष्ट्र में बटेगा कोई नहीं, कटेगा बीजेपी का वोट में। एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, ये उलेमा बोर्ड का अपने, मैं उलेमा पे आ जाता हूँ, रुकिए, उलेमा पे फिर आता हूँ, उलेमा पे फिर आता हूँ, क्योंकि अभी आपने अमित शाह जी कर क्या रहे, एक मिनट, हाँ अभी एग्जैक्टली मैं वही चाहता हूं कि जो आपने सवाल उठाए, मैं उसमें प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। लेकिन एक चीज और, आपने कहा मान लीजिए नहीं तहसीन जी, मानता हूं, हाँ मान लीजिए, वो बात सबको मान लेनी चाहिए। और जो मैंने जो जिनके वीडियोस के बताए, वो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि वो लोग पकड़े नहीं जाते, जो लोग वीडियो में आते हैं वो लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। और अगर हमारी सारी एजेंसियां चुपचाप बैठी होती तो आज ही वो खबर नहीं आई होती कि मालेगांव में 125 करोड़ जो है रुपए आए और उसको डिटेक्ट किया गया। 125 करोड़ रुपए जो हवाला से आए हैं, और वो जो 2 लोग हैं जिनके, एक मिनट, जो पैसे भेजने वाले हैं वो दोनों फरार हैं, वो दोनों मुस्लिम बंधु फरार हैं। हाँ बोलिए। मैं तो कह रहा हूं एक ही लाइन, वो दोनों मुस्लिम मट्टुओं को पकड़ो, उनको जेल में डालो, लेकिन एक लाइन, आप भी मेरा साथ देंगे इसमें, पूरी तरह से आप मेरा साथ देंगे। 8 नवंबर को 8 बजे दूरदर्शन पे जो व्यक्ति आए थे 2016 में, कहा था कि 50 दिन देना, 1 रुपया कैश का नहीं मिलेगा, हवाला बंद होगा, उससे भी सवाल पूछने होंगे माननीय नरेंद्र मोदी से कि आपकी नोटबंदी फेल हो गई, ये भी सवाल पूछना होगा उनसे।
एकदम। मैं आपसे ना वो नोटबंदी पर मैं किसी और दिन डिबेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। नोटबंदी के 50 फायदे मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आज नोटबंदी पर डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन जो आपने सवाल उठाए मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट, मैं नहीं कह रहा, सुनिए, मैं नहीं कह रहा, मैं जो आपने सवाल उठाया उस पर जो है प्रेम शुक्ला जी, ये बात जो तहसीन कह रहे हैं कि भाई अगर बांग्लादेशी घुसपैठी है, मैं फिर कह रहा हूं वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और मैं भी कह रहा हूं ये गलती है, ये गलती क्या, अपराध है, पाप है। अगर घुसपैठियों को आप वोट बैंक बना रहे हो, पहले उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हो, उनको वोटर बनवा रहे हो, ये सब गलत है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में और राष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, तो सवाल यह है कि ये लोग इस तरह से कैसे काम कर पा रहे हैं खुलेआम? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कांग्रेस की झूठ, लंपटता, फ्रॉड, ये बारंबार प्रकट होता है इनकी बातों से। पहली झूठ, ये किरण रिजिजू ने स्पष्टता से कहा है संसद में, अरविंद सावंत ने प्रश्न रखा था, तब वो शिवसेना के, जब शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे की थी उसके सांसद थे, उन्होंने ये प्रश्न लोकसभा के समक्ष रखा कि रोहिंग्या के मामले में क्या पॉलिसी है। तो 2014 तक 40,000 इलीगल और 14,000 जो यूनाइटेड नेशंस, वो भी इलीगल ही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने रजिस्टर किया था, ऐसे 54,000 कुल रोहिंग्या श्रीमती सोनिया गांधी की कृपा से भारत में प्रवेश किए थे। उनको जम्मू में बड़े पैमाने पर श्रीमान फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला ने बसाने का कुकर्म किया था। उनको हैदराबाद में शेल्टर दिया गया था, उनको बंगाल में शेल्टर दिया गया था। ये तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का शासन उस समय नहीं था, और संसद के समक्ष स्पष्टता से किरण रिजिजू तब गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि हम एक एक रोहिंग्या को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध हैं। देश से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो जटिल और दीर्घ है। मैं इनसे पूछता हूं कि श्री प्रकाश जायसवाल ने 2005 में संसद के समक्ष स्वीकारा कि 2.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में हैं। उन बांग्लादेशियों को कांग्रेस ने क्यों नहीं निकालने का प्रयास किया? वो श्रीमती सोनिया गांधी को क्या कांग्रेस के दामाद की तरह लगते थे? क्यों इतने प्रिय थे भाई? रायबरेली में श्रीमान राहुल गांधी जहां से इस बार चुनाव लड़े, वहां बांग्लादेशियों को एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, बीते दिनों गिरफ्तार हुआ। वो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या लोगों को लाकर उनको बाकायदा वोटर कार्ड बनाता था। तो कांग्रेस के लोगों को तहसीन पूनावाला ये कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल बांग्लादेशी आ गया, अगर उस पर कार्रवाई करने में कोई कोताही हो गई, तो उसको वोटर बनाना ये राहुल गांधी का अधिकार हो गया। राहुल गांधी ये देशद्रोह करने के लिए जो है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। और मियां तहसीन, कृपा करके मुझे बताइए, ये पैसा अकाउंट में जो आया है ये पकड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। वो जो पहले कैश हवाले में चले आता था, आज बेरोजगारों के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, इसलिए पैसा पकड़ा जा रहा है। ये पैसा पकड़ा जा रहा है इसीलिए जिहादियों की छाती फट रही है। तहसील पूनावाला की पूरी पार्टी घबराई हुई है। जब और जिहाद के लिए पैसा आया, उसको पकड़ लिया गया, उनके जो जिहादी हैं वो फरार है, उनका सोर्स पकड़ा जाएगा, जहां से भेजा गया वो पकड़ा जाएगा। ये पकड़े जाने की प्रक्रिया इसलिए संभव हुई क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ। इस देश की अर्थव्यवस्था से बड़े पैमाने पर काला धन निकाला गया। दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में काला धन शून्य नहीं हुआ है अशोक जी, किसी दुनिया की अर्थव्यवस्था काला धन 0 हो गया हो, ऐसा नहीं है। हमने काला धन कम कर दिया, कुछ भी बचा रह गया तो हमारी विफलता है। और एक करप्शन के जो प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने इस देश को 12 लाख करोड़ रुपए चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लूटा गया, और 420 उनको इसमें ओके इसमें ठीक, हाँ बिल्कुल तहसीन वो सोनिया गांधी अभियुक्त है और उसमें चाची 420 देना मेरा संवैधानिक अधिकार है। 420 को 420 राहुल गांधी भी थोड़ा सा नहीं, क्यों नहीं कहूं? नहीं प्रेम जी, ठीक है नहीं, क्यों नहीं कहूं? मैं इससे डरता हूं। नहीं, डरने वाली बात नहीं तहसीन जी, नहीं डरने वाली बात प्रेम जी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो आरोप है, अभी आरोप है, सिद्ध हो जाने दीजिए। आरोपी मैं कह रहा हूं, जमानती कह रहा हूं मैं।
और क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, कौन है सोनिया? 2 लाइन चाहिए। ओके ओके ओके, तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड करें। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, तहसीन जी एक मिनट आप रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट, आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस खबर को थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैं उसमें एक सवाल भी है मेरा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी 2 मेहमानों के बाद उसके बाद जाऊंगा। ये जो मालेगांव में, फिर बता रहा हूं, मालेगांव वो जगह है जहां 2014 के चुनाव में सबसे बड़ा वोट जिहाद हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां 12 बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में 125 करोड़ रुपए पहुंचे, जो निकाल लिए गए हैं। सोचिए, 125 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट में पहुंचे, 2,500 अलग अलग अकाउंट से पैसा आया, 2,500 हवाला ट्रांजैक्शन हुए। और ये जो 2 लोग हैं, सिराज अहमद, मोइन खान, ये दोनों फरार हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ यह है, उसके बाद तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा मेरे सवाल को लेकर के। अब ये सिराज अहमद और मोइन खान आपने कहा पकड़े जाने चाहिए, बिल्कुल अभी फरार हैं, जांच एजेंसियां पकड़ेंगी, देर सवेर पकड़ लेंगी। लेकिन जब देर सवेर पकड़ लेंगी, उसके बाद जब अगला चुनाव होगा, तो जब उलेमा बोर्ड जब अपना लिस्ट जारी करेगा, तो वो कहेगा कि जेलों में बंद सभी इन्वर्टेड कॉमा निर्दोष, जिसमें सिराज अहमद, मोइन खान है, इनको रिहा किया जाए। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने घुटने टेक देंगी, तो फिर ये कैसे चलेगा? थैंक यू अशोक जी। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता, फिर प्रेम शुक्ला जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं दोबारा से कहता हूँ, उलेमा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो डिमांड कुछ भी रख सकती है, देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा। उनकी डिमांड से कोई बात एक्सेप्ट नहीं होती। जहां तक सवाल है नाना पटोले जी का, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कल जैसे भी बात की, डिमांड वो कुछ भी कर रहे हैं, हम थोड़ी ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, क्या ये ऑफिशियल लाइन है? क्या ये ऑफिशियल लाइन है कांग्रेस की? और ऑफिशियली कहा, नाना पटोले ने ऑफिशियली कहा कि डिमांड जो भी होगा, जो भी इनकी डिमांड है, जो भी सोल्यूशन होगा, संविधान के प्रतीक होगा। जैसे कि आप रिजर्वेशन धर्म के बेसिस पे नहीं दे सकते, तो ऑफिशियल लाइन है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ अशोक, आपको, मुझे सरप्राइजिंग लगेगा कि उलेमा बोर्ड अचानक चुनाव थोड़े दिन पहले ये जो रिपोर्ट आ जाती है, वो यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखा। तब चुनाव के पहले कैसे होता है? यासीन मलिक की पत्नी ने पत्र लिखा, मैंने चेक किया राहुल गांधी के, उनको पत्र नहीं मिला, बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को पत्र मिला। ये सब किया जा रहा है पोलराइजेशन के लिए। अभी तो और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जैसे जैसे 20 तारीख नजदीक आएगी अशोक जी, मैं आपके साथ, मुझे वापस शिरकत करने का मौका मिलेगा, हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम। बीजेपी इसको लाने वाली है चुनाव के अंदर, बीजेपी हार रही चुनाव। लेकिन जो मैं एक बड़ी बात करना, नहीं, उलेमा बोर्ड ने जो डिमांड करी, दाऊद के लोग आ ही गए उसमें। अगर 2012 से आप अगर कह रहे हो कि सारे मुस्लिम निर्दोष, सो कॉल्ड निर्दोष लोगों को रिहा करो, तो दाऊद की एंट्री तो हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे दाऊद के लोग भी हैं। दाऊद इब्राहिम निर्दोष है? नहीं है, तो निर्दोष तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग निर्दोष किसको कहते हैं? मान लेते, अच्छा एक मिनट, मान लेते उद्धव जी मुख्यमंत्री बनते, राणा जी बनते मुख्यमंत्री, वो तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। हाँ बिल्कुल, आपने एक मिनट सुनिए, आपने तहसीन जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। बिल्कुल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन क्या होता है ना, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था, 20-20 साल की सजा हुई बम ब्लास्ट के आरोपियों को, जो आरोपी नहीं, बम ब्लास्ट करने वालों को। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उसने कहा कि इन 12 आरोपियों की सजा सरकार माफ करेगी। वो तो कोर्ट ने कान पकड़ कर उम्मीद दिया, कोर्ट ने कान पकड़ कर उम्मीद दिया, लेकिन होता क्या है, आपने एक मैसेज दे दिया, समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज दे दिया कि भाई हम तो इनको छोड़ने के पक्ष में है, कोर्ट नहीं छोड़ रही, तो हम क्या करें? ये दिक्कत यहां से होती है। अशोक जी, कर्नाटक में भी छोड़ा इन्होंने पीएफआई वालों को। हाँ, अभी कर्नाटक में पीएफआई के दंगा आरोपियों को छोड़ा, कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद पे अपने केसेस वापस ले लिए, उसमें हेट स्पीच कोई वापस नहीं लिया, खुद कोई वापस नहीं लिया, झूठ है, चुनौती देता हूं, कोई एक एक करके योगी, देखिए पॉलिटिकल योगी आदित्यनाथ के केस, एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट प्रेम जी, एक एक करके योगी जी ने अपने ऊपर से कोई केस वापस नहीं लिया। ओके नहीं, सुनिए ना, एक मिनट, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं सुनिए मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ और पॉलिटिकल केसेस अलग होते हैं, मैं यहाँ आतंकवादियों के केसेस की बात कर रहा हूं। नहीं लिया है, ठीक है, चलिए ओके, चलिए। जैसे प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था, अब जिनपे आतंकवादी होने का आरोप, सोनिया गांधी क्यों गई पार्लियामेंट में?
एक मिनट सर, थोड़ा शांति से, थोड़ा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर, थोड़ा विषय ना दब जाए। सुनिए प्रेम जी मेरा रिक्वेस्ट यह कि विषय बड़ा सेंसिटिव और मैं कह रहा हूँ विषय बड़ा गंभीर है ये। ओके बोलिए। जितने भी ओके देश की सारी जनता देख रही है, कौन व्यक्ति इतना नाराज हो रहे, कौन व्यक्तिगत हमले कर रहे, सर छोड़ दीजिए निजी प्लीज सुनिए ना, मेरा दोनों से निवेदन है। देखिए मैं कह रहा हूं, अगर वोट सुनिए, प्रेम जी मेरा रिक्वेस्ट है, प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी मेरा रिक्वेस्ट तो सुनिए ना, मैं कह रहा हूं प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी वोट जिहाद को एक्सपोज करना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा हम निजी चीजों में रुक जाते हैं। हम सोनिया आबादी उन सबका विरोध हम करेंगे ना सर। एक मिनट, मेरा सर मेरी बात स्वीकार कीजिए ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वोट जिहाद को आज की तारीख में, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं महाराष्ट्र में चुनाव में, ये वोट जिहाद को एक्सपोज करना मुझे लगता है आप बातें ले जा रहे हैं, मैं इसलिए मुझे आना पड़ रहा है कि ये सीधी बात का जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये बात को यहाँ बुला रहे हैं। ओके मुझे एक लाइन चाहिए, चलिए बोलिए। जी तय करिए। लेकिन प्रेम भाई ने इस शो के ऊपर कहा कि 40,000 रोहिंग्याज रजिस्टर्ड है और 40,000 मोटा रजिस्टर्ड है। वो बात सही नहीं, 14,000 रजिस्टर्ड है यूएन से, 40,000 इलीगल आए 2015 के बाद। लेकिन किरण रिजिजू जी 2014 के पहले के हैं। अरे सर प्लीज, 14 के पहले के झूठ मत बोलिए ना करके। जो पार्लियामेंट का उत्तर मैं वही बता रहा हूँ। 14 के पहले के, वो 2014 से पहले क्या बता रहे हैं, चलिए। किरण रिजिजू सर उसी स्टेटमेंट के अंदर कहते, अधिकतर रोहिंग्या जो इलीगल है भारत के अंदर, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हैदराबाद में है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ 2015-16 की। हैदराबाद में केसीआर की सरकार थी, बाकी सब सूबों में बीजेपी की सरकार थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। कितने रोहिंग्या को डिपोर्ट किए? ठीक उतने जितने प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। शून्य। क्यों नहीं कर पाए? उसमें भी राहुल गांधी की गलती है, उसमें भी उद्धव ठाकरे जी की गलती। भैया आप फेल हो रहे हो तो सारे आपके सूबे हैं, आप उसमें नहीं कर पा रहे हो, आप फेल हो रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अमित शाह जी रिपीट कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट मैं आपको एक मिनट में एक चीज बताऊं। अभी सुनिए एक मिनट अभी मुझे, अरे सुनिए एक मिनट, आप दोनों सुनिए ना, आप दोनों धड़ाधड़ सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप दोनों धड़ाधड़ लगे थे। उधर संजय गुप्ता जी नाराज होकर चले गए कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो संजय गुप्ता जी नाराज होकर चले जाएंगे, देखिए 36 मिनट हो गए मुझे मौका नहीं मिला, तो आप दोनों ने जो है उनको नाराज कर दिया। चलिए मैं विषय पर एक बार फिर आता हूं। मैं दिव्यांश काला को ले, इससे पहले दिव्यांश काला नाराज होकर चले जाएं तो हम तीन के बीच ये डिबेट। दिव्यांश मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो टिस को लेकर के, टिस की रिपोर्ट जो है, तहसीन जी कह रहे हैं कि भाई ये तो 2 लोगों की पर्सनल रिपोर्ट है, उसमें कोई सबूत नहीं दिया गया, क्या कहेंगे आप? अशोक जी, अभी नवंबर के पहले सप्ताह में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में जो कार्यक्रम हुआ, इसका पूरा ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वहां शामिल था और ये किसी से छुपी बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स भी आई और बाद में तहसीन भाई, मैं थोड़ा सा आपको एक करेक्ट कर दूं और इन्फॉर्मेशन भी एक दे देता हूं। उसका ऑफिशियल पीपीटी जो वहां प्रेजेंट हुआ, उसका जो टाइटल था इलीगल इमिग्रेंट्स टू मुंबई एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, वो सामने आया, वो पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल है। और 4 पॉइंट्स पर उस पीपीटी में बात हुई है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन, अवैध घुसपैठ हो रही है या होती है, भाई बॉर्डर सिक्योरिटी के इसके एक ब्रॉडर इंप्लीकेशंस उसमें कोट किया। आगे वो बोलता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाता है, और उसमें उसी इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा वाले में कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है। तो हॉट स्पॉट्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये इलीगल इमिग्रेंट्स के अड्डे, ये जो बस्तियां हैं ये बन रही हैं। उसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की, जिसको लेकर के मीडिया में वास्तव में चर्चा भी हो रही है, और ये वोट जिहाद वाला भी इशू अब आ गया, कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन इलीगल इमिग्रेंट्स को
इलीगली बेनिफिशियरी बना रही हैं, जिसमें फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड सर ये सब है। और एज अ एसेट इन, उसने शब्द, उसका मैं शब्द का प्रयोग यूज कर रहा हूं, एज अ एसेट इन इलीगल इमिग्रेंट्स को देखा जाता है। बिल्कुल। तीसरी एक जो विशेष बात की कि जहां भी अवैध घुसपैठ हो रही है वहां सांप्रदायिक तनाव एक व्यापक रूप में देखा जाता है। उस पीपीटी की एक महत्व की बात यह भी है। और चौथी जो बात बोली और वो बड़ी महत्व की है, जब हमने बोला ना कि लोकसभा चुनाव के दौरान 180 एनजीओ ने मिलकर के मुस्लिम लोगों को मुस्लिम वोट एक तरीके से कंसोलिडेटेड रूप में महाविकास अघाड़ी को पड़े, उसका काम किया। ऐसा एक एनजीओ एक्टिविज्म, एनजीओ इकोसिस्टम डेवलप हुआ। अब बात आती है कि क्या ये जो बात, ये 3-4 जो बिंदु हैं जिनके ऊपर ये जो टिस का स्टेटमेंट है, टिस की रिपोर्ट जो है, ये क्या थोड़ी काल्पनिकता है? वास्तव में ऐसा नहीं है अशोक जी। मैं इसके 2-3 बिंदुओं में उदाहरण देता हूं। और आज के समय एक बड़ी महत्व की बात मैं कमेंट भी करना चाहता हूं कि जो इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, ये भी जो कुछ ये अवैध घुसपैठ, ये पूरा विषय केवल भारत से संबंधित नहीं, अब बल्कि ये ग्लोबल इशू हो चुका है। यूरोप इससे त्रस्त है। आप उदाहरण देखिए, मैंने बोला अभी कि टिस की रिपोर्ट में उसने नेशनल सिक्योरिटी वाले पर बोला कि हॉटस्पॉट्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, इंग्लैंड के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में रॉदरहम मास रेप केसेस करके एक बड़ा विषय बड़ा हुआ। उसके भीतर आपको जानकर के हैरानी होगी, 1400 लड़कियों का, गोरी लड़कियों का, व्हाइट गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और उसकी निकृष्टता देखिए कि जो सबसे छोटी उम्र आयु में जिस लड़की के साथ ये हुआ, उसकी आयु क्या है? 11 साल। एलेक्स जे कमीशन, वहां का ऑफिशियल कमीशन है, वो बोल रहा है कि भाई पुलिस इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस कहती है कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट, हम ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। पुलिस कहती है पॉलिटिकली हम इनकरेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के केंद्र हो रहे हैं। और शामिल कौन थे? पाकिस्तानी मूल के लोग। आप वोट बैंक की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का ही घटक दल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी 2005 में इन्होंने उस समय सीपीआई मार्क्सवादियों की सरकार का विरोध किया था कि ये लोग अवैध घुसपैठ को शरण दे रहे हैं। और यही ममता दीदी आने के बाद आप देखिए 2017 में जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करना चाह रहे हैं, तो वो कह रही है कि नहीं, ये क्राइसिस ऑफ कंपैशन है। ये क्राइसिस ऑफ कंपैशन है। ममता बनर्जी जिस तरह ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले एक छोटी सी चीज कह दूं। जो आपने कहा ना कि हॉटस्पॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो हॉटस्पॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी तो मालेगांव में हम देख सकते हैं। अगर वहां पर 125 करोड़ रुपया पहुंच गया तो ऐसे हॉटस्पॉट ऑफ जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी बनेंगे ही। और फिर उसके बाद उनकी माफी के लिए उलेमा बोर्ड आएगा, कहेगा इन सबको माफ कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वोट जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, बड़ा खतरनाक है। इसके तमाम पहलुओं को समझना जरूरी है। और क्या इस वोट जिहाद के खिलाफ ये जो धर्म युद्ध है, वोट का धर्म युद्ध, क्या ये सही? आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब ठीक हो गया? दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit wofA.icai.org. अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार।
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वोट जिहाद के विरुद्ध वोट का धर्म युद्ध। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में वोट जिहाद के आरोप लग रहे हैं, लगातार वहां पर मस्जिदों से मौलाना जो है वो लगातार फतवे जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वोट जिहाद के विरुद्ध हम एक वोट का धर्म युद्ध करेंगे। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल प्रेम शुक्ला जुड़े हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ दिव्यांश काला जुड़े हुए हैं जो है राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं। प्रेम शुक्ला, तहसीन, ये जो 180 NGO का जो अभी जो चर्चा आई, क्योंकि ये देखिए वोट जिहाद का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए ये जो NGO है इसका खुद का दावा है, जो 180 NGOs का जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इसने एक तो ये दावा किया, उसने कहा कि हमने लोकसभा चुनावों में जो मुस्लिम वोट प्रतिशत था उसको 15% हमने बढ़ा दिया इस तरह से एनरोल करके। और अब जो है इसने दोबारा अब ये फतवा निकाला है, जिस फतवे में इसका पहली लाइन है, क्या आप शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को वोट करोगे? पहली लाइन है, शरीयत में दखलंदाजी, मतलब यहां संविधान की बात नहीं है। एक तरफ इंडी गठबंधन जो है संविधान करता है, और ये सीधा सीधा कहते हैं शरीयत, कि क्या आप शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को वोट करोगे? और उसके बाद लास्ट में होता है, हम आपसे विनती करते हैं कि इस होने वाले इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाइए। तो क्या ये वोट जिहाद नहीं हुआ? ये मराठी मुस्लिम सेवा मंच जो भी है, संघ जो भी है, मैं आज भी मुंबई में नहीं, मैं महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे, मैंने तो आज तक इनके बारे में नहीं सुना। ये चुनाव के वक्त आ जाते हैं। दूसरी बात अशोक जी, ये देश का संविधान है। अच्छा, मैंने प्रेम जी इसलिए ब्लू कॉपी लाई, हाँ, लाल कॉपी पे बीजेपी को ऑब्जेक्शन हो जाता है। लाल भी है मेरे पास। नहीं, लाल कॉपी अंदर से खाली निकलती है ना, चक्कर ये होता है कई बार। मेरी खाली नहीं है। वैसे आपने अकलमंदी के काम किया, क्योंकि लाल कॉपी जो राहुल गांधी लेके घूमते हैं उसमें पहले ही पन्ने पर जो है इंदिरा गांधी और नेहरू जी की खूब बखिया उधेड़ी गई है। तो आपने अच्छा किया कि आप दूसरी कॉपी लेकर आए। मैंने दोनों कलर के लाए, बट सवाल ये है कि देश संविधान से चलेगा। अब मुझे बताइए, वो कह रहे हम शरिया में दखल अंदाजी नहीं चाहते, मतलब एक लॉजिकल बात, देश जब आज तक शरिया से नहीं चल रहा। अच्छा, संविधान ये तो महाराष्ट्र के लिए तो अलग हो नहीं सकता, गुजरात के लिए अलग तो हो नहीं सकता, गोवा के लिए अलग तो हो नहीं सकता, तो देश भर में एक संविधान कौन बदलेगा, कैसे बदला जाएगा, क्या पार्लियामेंट में मेजॉरिटी? ये सारी बातें मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ। मैंने चेक किया राहुल जी से, वो यासिन मलिक की पत्नी का लेटर है, बोले नहीं बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के पास पत्र। अरे सर, वो मीडिया में आया सर, वो मीडिया में आया, बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास नहीं आया। वो मीडिया में, सुनिए ना, ये जो मिशेल क्या नाम है जो पाकिस्तानी है, इसकी एक एक गतिविधि मीडिया में आती है भाई, और इसने पाकिस्तान से वो चिट्ठी जारी करी, भारत के मीडिया में छपी है। मैं क्या मना कर रहा हूँ, ये अजीब है ना। वो चुनाव के पहले वो चिट्ठी आ जाती है, ये जो मंच है उनका कोई लेटर आ जाता है, शरिया आ जाता है, कौन इन चीजों को मानता? अच्छा, मैं प्रेम भाई भी तो महाराष्ट्र में काफी रहते, आप मुझे एक मुसलमान बताओ जो इन चीजों में मानता है, एक हिंदू बताओ। ये सारी बातें इनको बीजेपी को उल्टी पड़ने वाली मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं बटने वाला, बीजेपी का वोट कटने वाला, और उसका मेन कारण
और कुछ नहीं, अजीत पवार है। वो ये जानते ही चुनाव हार रहे, इनको जो हिंदू मुसलमान करने दो, हिंदू मुसलमान सब एक है। कह रहे सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अजीत पवार ने ठगा नहीं, हम बीजेपी को वापस नहीं ला रहे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ रही है एमपी की। ओके, प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, खैर तहसीन भाई ये बातें 2014 से कह रहे हैं, बहुत जगहों पे कह रहे हैं, लेकिन तहसीन अभी हरियाणा में तहसीन भाई पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना हुआ मान लिया था, लेकिन क्या हुआ तहसीन पूनावाला जी जानते हैं। तहसीन पूनावाला जी का कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है कि बारंबार हार के बावजूद भी इनका जो अहंकार है जीत के प्रति वो लगातार बना रहता है। इसके लिए मैं इनका जो अपना विश्वास का जो अति विश्वास का जो स्तर है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात है, मित्रवर तहसीन भाई कृपा करके मुझे बताइए, जो मराठी मुस्लिम जो बोर्ड है ये इसने लोकसभा चुनाव में काम किया था कि नहीं? ये विविध चुनावी क्षेत्रों में काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और स्वयं जो है राहुल गांधी की जो यात्रा थी ना, उस यात्रा में भी तमाम मुस्लिम तंजीमों ने हिस्सा लिया था। तमाम जिनको अर्बन नक्सल होने के माओइस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे तमाम एनजीओ ने राहुल गांधी की जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें भारत के टुकड़े करने का नारा लगाने वाले सम्मिलित हुए थे, ऐसे तमाम लोग शामिल हुए थे। और क्या यह सत्य नहीं है कि उलमा लंबे समय से आपके तमाम जो असलम है, आपके जो असलम शेख है मालाड के कैंडिडेट, अमीन पटेल है जो आपके मुंबा देवी के कैंडिडेट है, मोहम्मद आरिफ नसीम खान है जो आपके चांदीवली के कैंडिडेट है, जितेंद्र आवाड है जो मुंब्रा के कैंडिडेट है, किन किन आलिमों का इन्होंने सब किन किन उलमा काउंसिल के सदस्यों का पत्राचार हुआ है, कैसे समर्थन हुआ है, मस्जिदों से कैसे बातें हो रही हैं। आप चाहे तो विस्तार से दस्तावेज भेज सकता हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं करता ना, यहाँ से दस्तावेज भेज सकता हूँ मैं, कौन कौन सी मुस्लिम तंजीमों ने उनके लिए वोट डालने की बात की, कौन कौन मौलाना है, उनमें से किस किस मौलाना ने अधिकांश समयों पर मुंबई बमकांड के अभियुक्तों का समर्थन किया है, मुंबई बमकांड के अभियुक्तों के मुकदमे लड़े हैं, कंधार प्लेन हाईजैक का मुकदमा लड़ने वाली संस्थाएं हैं। ऐसे एक दो नहीं, तमाम मुंबई के जो 12 जुलाई 2006 में मुंबई की ट्रेनों में हुए बमकांड के मुकदमे में जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने जो है बस बीएसटी बस में घाटकोपर से कुर्ला अंधेरी जाने वाली बीएसटी की बस में बम रखने वाली जो एक चिमटपाड़ा की महिला थी, उसका मुकदमा लड़ने वाले लोग हैं। और इन तंजीमों को चलाने वाले मौलवियों ने बाकायदा आपके विविध प्रत्याशियों का समर्थन किया है। और ये लोकसभा चुनाव में भी अरविंद सावंत का, और यहाँ इतना ही नहीं, बाबा चौहान जो है वो बाकायदा अमोल कीर्तिकर के साथ, बाबा चौहान जो है वो 12 मार्च 1993 के बमकांड में विस्फोटक जिसने दिए थे, जिसके विस्फोटक के कारण संजय दत्त के घर पर जो विस्फोटक पहुंचा था ना, जो AK-56 राइफल थी, वो बाबा चौहान ने पहुंचाया था। बाबा चौहान के कन्फेशन पे संजय दत्त पे कार्रवाई हुई, बाबा चौहान के कन्फेशन पे इकबाल हनीफ कड़ावाला पर कार्रवाई हुई, बाबा चौहान के कन्फेशन पर जो है समीर हुंगोरा पर कार्रवाई हुई। वो जो है बाकायदा अमोल कीर्तिकर के साथ प्रचार करते हुए उसकी वीडियो है। तो बमकांड के लोग खुल्लम खुल्ला आपका प्रचार कर रहे हैं। अब आप यहाँ के कहते हैं ये जो आप कह रहे हैं मात्र से नहीं होगा मित्र। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा गंभीर है। इसीलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि कौन हिंदू या एक नागरिक हिंदू, एक नागरिक मुसलमान किसको वोट देता है, सवाल ये नहीं है। वो ठीक है, हर मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जिसको चाहे उसको वोट करे। लेकिन जब इस तरह की तंजीमें उसके वोट को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं और जब फतवे निकलते हैं किस तरह वोट दो, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि मैं आ रहा हूं तहसीन जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं वोट जिहाद के विरुद्ध वोट का धर्मयुद्ध, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तहसीन जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। और मैं फिर आपसे एक बात जो कह रहा हूं कि जिस तरह से इस चुनाव में मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने के लिए सीधे सीधे फतवे जारी हो रहे हैं, क्या इसके खिलाफ अगर देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं? पोलराइजेशन देवेंद्र फडणवीस सर खुद, अमित शाह जी खुद, मोदी जी खुद और उनके छोटे भाई और सगे भाई ओवैसी साहब कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनको पोलराइज करने चुनाव। अब आप देख लीजिए, मैं आपको दो उदाहरण से अपनी बात सुनाता हूँ। 171 वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में मारकुंड शिवाजी नगर में आज तक अबू आजमी जीते, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ी है। पहली बार नवाब मलिक साहब लड़ रहे अबू आजमी साहब के खिलाफ। बीजेपी ने तो कह दिया कि हम उनके लिए कैंपेन नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी का वहां पे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कैंपेन नहीं करेगी। इनकी मैच फिक्सिंग है। क्या देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये कहा कि अगर हमको वोट पड़ी हम इनका वोट नहीं लेंगे नवाब मलिक साहब का, जिन पे बीजेपी ने आरोप लगाया दाऊद के उम्मीदवार है वही हम, क्योंकि आतंकवाद और मुंबई की बात करें 26/11 को जिसने RSS की साजिश बताई, कृपा शंकर सिंह जी, प्रेम शुक्ला जी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आज बीजेपी के सम्मानित मेंबर है, उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़े। ये है बीजेपी। बीजेपी छोटा मोहरा था सर, बड़ा मोहरा दिग्विजय सिंह तो अभी भी आप ही के पार्टी में है। मेरी तो हिम्मत है कहने को दिग्विजय सिंह जी गलत है, ये नहीं कह पाएंगे कृपा शंकर सिंह जी गलत है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कोई सगा नहीं जिनको अजीत पवार और बीजेपी ने ठगा नहीं, ये ठगने वाले लोग। ओके, चलिए, मेरे आपने फतवे को लेकर जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, लेकिन पत्र का वैल्यू नहीं है। महाराष्ट्र के लोग प्रगति और डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे, धर्म के बेसिस पे वोट। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक कृपा शंकर सिंह ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उनको सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह ने दबाव बनाकर उनसे गलत बयानी कराई थी। ये बाकायदा कहा, तो कौन दोषी है? सोनिया गांधी की बाकायदा प्रेस रिलीज है, आपको उसकी कॉपी भेज देता हूँ। कृपा शंकर सिंह ने कहा है कि हमको दिग्विजय सिंह ने और सोनिया गांधी ने लगातार 26/11 के बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, और नवाब मलिक को जब वो MLA थे तब भी हमने उनका सपोर्ट नहीं लिया। और वहां हमारा बाकायदा प्रत्याशी है सुरेश पाटिल। आपकी जानकारी के लिए शिवसेना, असली शिवसेना का प्रत्याशी सुरेश पाटिल मानखुर्द शिवाजी नगर से महायुति का बाकायदा प्रत्याशी है। इसलिए हम नवाब मलिक को हराने के लिए वहां काम कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक कहते हैं
कि मैं जब मंत्री था और दाऊद इब्राहिम गिरोह का पर आरोप लगकर मैं जेल गया था, मेरी उद्धव ठाकरे ने मदद की थी, शरद पवार ने मदद की थी और मुझे मंत्री बनाए रखा था, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। इसमें शर्म कीजिए तहसीन पूनावाला जी, क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो दाऊद इब्राहिम के जेल में गए आदमी को मंत्रिमंडल में रखने का कुकर्म करता है? ओके, दिव्यांश, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं, अभी तक तो मस्जिदों से फतवे, लेकिन ये जो अब ये जो मुस्लिम मराठी मुस्लिम सेवा संघ, तहसीन जी कह रहे हैं चुनाव में ही एक्टिव होती है, लेकिन इनकी गतिविधियां जो हैं चुनाव में ही एक्टिव होती हैं, तो चुनाव को ही प्रभावित करने के लिए और वो भी एक तरफा वोटों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं, तो वो भी खतरनाक है। तो ये जो एक तरफ मस्जिदें हैं, दूसरी तरफ ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ जैसे जो NGOs के साथ काम कर रहे हैं, ये क्या गठजोड़ है? अशोक जी, वास्तव में एक टैक्टिकल अलायंस, रणनीतिक गठजोड़ है और केवल भारत में ही देखने को मिलता है ऐसा नहीं है। 2018 में हंगरी की पार्लियामेंट, जॉर्ज सोरोस जहां का मूल निवासी, उस हंगरी की पार्लियामेंट एक सीरीज ऑफ लॉ, एक कानून लाई। उस कानून का ऑफिशियल नाम ही है स्टॉप सोरोस एक्ट। क्यों है स्टॉप सोरोस एक्ट? क्योंकि जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रायोजित, द्वारा पोषित, वित्त पोषित NGOs एक वेबसाइट वहां चलाती, पूरे यूरोप में वेबसाइट चलाती थी, वेलकम टू EU, वेलकम टू यूरोपियन यूनियन। किसके लिए? कि ये जो भी अवैध घुसपैठिए हैं, इनको मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीफेथिज्म, इसके जो भारत में सेक्युलरिज्म कह के हमारे लोग जिसको स्वागत कर रहे हैं, ऐसा करके सोरोस द्वारा प्रायोजित ऐसे वेबसाइट चलाई जा रही थी कि असाइलम सीकिंग हो यूरोप के भीतर। ये एक NGO का पूरा नेटवर्क वहां से उसको कॉपी करके भारत में लाया गया। ओके, चलिए, बहरहाल मेरे पास समय इतना ही है आज दो टूक में। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन मैं आपको चलते चलते एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं, और वो वीडियो है उत्तराखंड में हिगास नाम का एक जो है एक लोक पर्व है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और वहां पर इस लोक पर्व में शामिल हुए। अनिल बलूनी जो सांसद हैं BJP के, उन्होंने इस लोक पर्व का आयोजन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, शिरकत की। तो वहां के कुछ दृश्य देखिए।
अक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो हवामहे निधीनान्तु वारिधिमविद्गुं हवामहे वसो मम आसादयादिह अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुतासना सुवर्णं वर्णममलं प्रसन्नो विश्वतो मुखान् भूर्भुवस्वः तो दरअसल इगास पर्व पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। अनिल बलूनी जी के निवास पर दिल्ली में आयोजित हुआ। उत्तराखंड का लोक पर्व है और दरअसल ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में जब अयोध्या में राम जी लौटे थे तो वो सूचना गढ़वाल में 11 दिन बाद पहुंची थी। तो इसीलिए जो है जब वो सूचना पहुंची तब गढ़वाल में, उत्तराखंड में लोगों ने दीपावली मनाई। इसको बूढ़ी दीपावली भी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इगास पर्व में शामिल होने गए थे, जिसके आप दृश्य देख रहे थे। तो फिलहाल दो टूक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी।